Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Dr. Faisal Shafiq Butt with the course of Software Project Management. Students, ये मेरा 21वां ऑनलाइन लेक्चर है। इससे पहले हम 20 लेक्चर्स ऑनलाइन पढ़ चुके हैं और स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो टॉपिक स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है वो है टॉपिक आज का WBS एंड एस्टिमेशंस। WBS वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एंड एस्टिमेशंस। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को ख़त्म करने के लिए इंशाल्लाह ताला मुझे 2 लेक्चर्स चाहिए होंगे। आज 21वां लेक्चर है और इस टॉपिक को ख़त्म करने के लिए मुझे एक और लेक्चर भी दरकार होगा। तो इंशाल्लाह ताला 21वें और 22वें लेक्चर में हम WBS वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर और एस्टिमेशंस के हवाले से चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह ताला हमारा सेकंड सेशनल आ जाएगा और सेकंड सेशनल के कोर्स के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमने फ़र्स्ट सेशनल तक का कोर्स जहाँ तक हमने कवर किया था और उसके बाद जो फर्स्ट सेशनल के बाद जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं और फर्स्ट सेशनल के बाद जितनी हमने चीज़ों को डिस्कस किया है, जितने लेक्चर्स हैं WBS तक और एस्टिमेशन तक, ये तमाम के तमाम लेक्चर्स जो हैं वो सेशनल 2 का हिस्सा होंगे। इस हवाले से मैं आपको डिटेल्ड जो टॉपिक्स हैं वो इंशाल्लाह ताला आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें वो डिटेल्ड टॉपिक्स जो हैं वो मैं आपको भिजवा दूँगा। तो स्टूडेंट्स, एज़ फार एज़ WBS एंड एस्टिमेशन इस लेक्चर के हवाले से ताल्लुक़ है, तो आएँ हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि WBS और एस्टिमेशंस क्या हैं। आज के लेक्चर में हम WBS से इंट्रोड्यूस करेंगे आपको और इंशाल्लाह ताला जो एस्टिमेशन और जो WBS का बाकी हिस्सा रह जाएगा और जो एस्टिमेशंस के हवाले से चीज़ें होंगी वो इंशाल्लाह ताला 22वें लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आए स्टूडेंट्स, ज़रा देखते हैं कि इस आज के लेक्चर में क्या है। एज़ यूजुअल स्टूडेंट्स, जिस तरह हर लेक्चर के स्टार्ट करने से पहले उस लेक्चर के हवाले से और उस टॉपिक के हवाले से मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करवाता हूँ। तो इस बार जो चीज़ आपके साथ शेयर करवा रहा हूँ वो थोड़ी सी फ़नी चीज़ है। आप देख सकते हैं कि क्या लिखा गया हुआ है प्रोजेक्ट के हवाले से। बेसिकली अ प्रोजेक्ट इज़ लाइक लव, इट हैज़ क्लियर इंटेंशंस एट द बिगिनिंग बट इट कैन गेट कॉम्प्लिकेटेड। और गैरी ग्रीक की ये एक स्टेटमेंट है और वाकई ऐसा है कि प्रोजेक्ट जब भी आपके पास आता है तो वो हमेशा देखने में बहुत सादा लगता है शुरू में, लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, ख़ास तौर पे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स, तो फिर वो बाद में चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होना शुरू हो जाती हैं। स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ये 3 आपके पास स्टेटमेंट्स हैं: प्लान, एस्टिमेटिंग एंड स्केजुअल। प्लान या एस्टिमेशन या स्केजलिंग, ये 3 स्टेटमेंट्स हैं। इनकी डेफिनेशंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली होता ऐसा है कि इन 3 स्टेटमेंट्स को, इन 3 टर्मिनोलॉजीज़ को हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। इंटरचेंजेबली यूज़ करने का मतलब मेरा ये है कि आप प्लान की जगह एस्टिमेट की डेफिनेशन दे रहे होते हैं, एस्टिमेट की जगह स्केजुअल कह रहे होते हैं, या हमने स्केजुअल की बात करनी होती है तो हम एस्टिमेट की डेफिनेशन दे रहे होते हैं। तो हमें टू बी एग्जैक्ट वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले इनकी ये जो 3 स्टेटमेंट्स हैं इनका क्लियरली पता होना चाहिए कि जब हम प्लान की बात करें तो उसका क्या मतलब है, जब हम एस्टिमेशंस की बात करें तो उसका क्या मतलब है, और स्केजुलिंग के हवाले से जब हम बात करें तो उसका क्या मतलब है। और बाय द वे ये हमारा स्केजुलिंग एक अगला टॉपिक होगा जिसको हम सेशन 2 के बाद बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि ये 3 टर्मिनोलॉजीज़ हैं क्या। प्लान, जैसा कि आप इसकी डेफिनेशन में देख सकते हैं कि व्हाट इज़ प्लान। प्लान का मतलब है आइडेंटिफाई एक्टिविटीज़। जब आपके पास स्टूडेंट्स कोई प्रोजेक्ट आता है तो जब आप उसकी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, मुझे इस प्रोजेक्ट में क्या काम करना है, मुझे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ प्लान करनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आप प्लान कर रहे होते हैं और जब आप उसमें एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करते हैं कि मुझे ये एक्टिविटीज़ करनी है इस प्रोजेक्ट में, आगे चल के हम एक्टिविटीज़ भी देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ फिल वक्त चूँकि मैं आपको डेफिनेशन की क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ तो सिर्फ हम डेफिनेशन तक रहते हैं। जब हम प्लान की बात करते हैं तो सिर्फ हम आइडेंटिफाई जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन हम किसी भी एक्टिविटी का ना ही कोई स्टार्ट डेट देते हैं और ना ही उसकी कोई एंड डेट देते हैं।
लेट्स सी आपके पास एक प्रोजेक्ट आया, आपने उसकी 15 एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई कर ली हैं, तो ठीक है, यू कैन कॉल दिस एज अ प्लान, बट आपने उसमें ना ही स्टार्ट डेट देंगे कि कौन सी एक्टिविटी, जो आपने 15 एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई की हैं, ना आप उसमें ये बताएंगे कि इस एक्टिविटी को हम कब शुरू करेंगे और इस एक्टिविटी को कब ख़त्म करेंगे। तो दिस इज़ जस्ट अ प्लान। अगर हम एस्टिमेशन की बात करें तो एक्टिविटीज़ आप आइडेंटिफाई पहले कर चुके हैं। एस्टिमेशन या एस्टिमेटिंग, दिस इज़ योर सेकंड स्टेप। इसमें आप क्या करते हैं, डिटर्मिनिंग द साइज़ एंड ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटीज़। अब देखें, पहले स्टेप पे आपने एक्टिविटी आइडेंटिफाई कर ली, फिर दूसरे स्टेप में आपके पास जब एस्टिमेशन की बारी आई तो एस्टिमेशन में आपने साइज़ और ड्यूरेशन उनका निकाल लिया कि इस एक्टिविटी को करने के लिए मुझे इतने दिन लगेंगे। लेट्स अज्यूम एक्टिविटी ए है, आप कहते हैं कि यार इस एक्टिविटी को करने के लिए मुझे 15 दिन लगेंगे, इस एक्टिविटी को करने के लिए मुझे 20 दिन लगेंगे, एक्टिविटी सी को करने के लिए मुझे 25 दिन लगेंगे। व्हाट अबाउट द साइज़? नॉर्मली हम जब साइज़ की बात करते हैं, ड्यूरेशन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मली ड्यूरेशन हम किसी भी एक्टिविटी की निकालते हैं दिनों में, घंटों में, महीनों में। लेकिन जब हम साइज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे साइज़ से क्या मतलब है? नॉर्मली साइज़ की हम बात करते हैं जब हमने लाइन ऑफ कोड लिखना होता है कि भाई इस प्रोजेक्ट का या जो मॉड्यूल आपको दिया गया है इसका कितनी लाइंस ऑफ कोड हम कितना लिखेंगे, तो वो हमारा साइज़ होता है कि भाई हमने इस मॉड्यूल में या इस प्रोजेक्ट में 1000 लाइंस लिखनी है, 2000 लाइंस लिखनी है, 10,000 लाइंस लिखनी है, तो हम कह सकते हैं कि इस मॉड्यूल का जो साइज़ है वो 1000 लाइन का है। और इन 1000 लाइंस को कंप्लीट करने के लिए फिर कितनी ड्यूरेशन दरकार होगी, ये भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये एस्टिमेशंस में ये चीज़ें आती हैं। फर्स्ट यू आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज़, देन आप उसके बाद उनको एस्टिमेट करते हैं, और थर्ड जो आपके पास स्टेप होता है दैट इज़ स्केड्यूल। ये जिसे हम स्केजुलिंग भी कहते हैं, और आगे चल के हम सॉफ्टवेयर स्केजुलिंग को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। स्केजुलिंग में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि जो एक्टिविटीज़ आपने ऊपर आइडेंटिफाई की हैं, हर एक्टिविटीज़ के साथ हम उसका स्पेसिफिक स्टार्ट डेट बता देते हैं कि हम इस एक एक्टिविटी जो हमने आइडेंटिफाई की है इसको लेट्स अज्यूम हम 15 नवंबर को स्टार्ट करेंगे, और साथ उसकी एंड डेट भी बता देते हैं कि इसको अगर ये 10 दिन की एक्टिविटी है तो हम इसे 25 नवंबर तक कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह आपने प्लान के अंदर जितनी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया होता है, आप तमाम एक्टिविटीज़ की स्टार्ट डेट भी दे देते हैं और तमाम एक्टिविटीज़ की एंड डेट भी दे देते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ये इतना आसान काम नहीं होता, इसमें आपको बहुत इम्पॉर्टेंट एक काम जो करना होता है वो आपको रिलेशनशिप्स निकालने होते हैं। ये बात मैं आपको पहले पिछले लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट में डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इंडिपेंडेंट एक दूसरे से नहीं होती। अक्सर एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड कर रही होती हैं। लेट्स अज्यूम कि अगर आप एक्टिविटी ए करेंगे तो उसके बाद आप इस काबिल होंगे कि आप एक्टिविटी बी को स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि अगर आप एक्टिविटी ए और बी को ख़त्म करें तो आप एक्टिविटी सी को शुरू कर सकें। तो उसका ये मतलब हुआ कि अगर आपकी एक्टिविटी ए डिले होगी तो फिर आपकी एक्टिविटी बी भी डिले हो सकती है। और अगर इसका ये भी मतलब हम ले सकते हैं कि अगर एक्टिविटी जो सी है वो डिपेंड करती है ए और बी की कंप्लीशन पे, और अगर ए या बी में से कोई भी एक्टिविटी टाइमली हम ख़त्म नहीं करते तो आप एक्टिविटी सी भी टाइमली स्टार्ट नहीं करेंगे और फिर आपका जो प्रोजेक्ट है वो लेट होना शुरू हो जाएगा। तो स्केजुलिंग में हम इस चीज़ का ध्यान भी रखते हैं कि जो एक्टिविटीज़ की स्टार्ट डेट और एंड डेट्स हमने डिफ़ाइन की हैं और जो एक्टिविटीज़ हमने यहाँ पे प्लान में ऊपर आइडेंटिफाई की हैं, अब हम उनके साथ स्टार्ट डेट लगा रहे हैं, एंड डेट लगा रहे हैं। तो हमें एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर या जो भी बंदा आपकी टीम के अंदर स्केजुलिंग कर रहा होता है वो तमाम के तमाम एक्टिविटीज़ के रिलेशनशिप्स भी डिफ़ाइन करेगा, उनकी डिपेंडेंसीज़ भी डिफ़ाइन करेगा कि कौन सी एक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, कौन सी एक्टिविटी इंडिपेंडेंट है, और साथ में वो रिसोर्सेज भी डिफ़ाइन करेगा कि इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए मुझे कितने लोग दरकार होंगे, कितने हार्डवेयर रिसोर्सेज दरकार होंगे, कितने सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज दरकार होंगे, इस काम को करने के लिए कितने ह्यूमन रिसोर्स मुझे दरकार होंगे। तो इस तरह के तमाम रिसोर्सेज को भी आइडेंटिफाई किया जाता है। तो जब हम ये काम करते हैं, हर एक्टिविटी का स्टार्ट डेट दे देते हैं, एंड डेट दे देते हैं, उनके रिलेशनशिप या डिपेंडेंसीज़ डिफ़ाइन कर देते हैं और साथ में उनके रिसोर्सेज भी डिफ़ाइन कर देते हैं, तो इसका ये मतलब है कि हम स्केड्यूल अपने प्रोजेक्ट का बना रहे हैं। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हाउ टू स्केड्यूल, आइडेंटिफाई व्हाट नीड्स टू बी डन।
सबसे पहले आप देखते हैं कि हमें हमें क्या काम करना है। आइडेंटिफाई व्हाट नीड्स टू बी डन। हमें प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लेनी है। इसके लिए हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जिसकी आगे चल के मैं आपको डेफिनेशन भी बताऊंगा। आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हाउ मच द साइज़। फिर इस साइज़ में या हाउ मच में हम क्या काम करते हैं, एस्टिमेशन टेक्निक्स लगाते हैं। और अब मैंने जिस तरह आपको यहाँ पे बताया कि एस्टिमेशन टेक्निक्स में हम साइज़ एंड ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटीज़ निकाल रहे होते हैं, और एक्टिविटीज़ हम यहाँ पे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में निकाल चुके हैं। फिर हम आइडेंटिफाई द डिपेंडेंसीज बिटवीन द टास्क। इस तरह मैंने आपको बताया कि स्केड्यूल बनाते हुए हम आप देख रहे हैं कि हम रिलेशनशिप या डिपेंडेंसीज डिफ़ाइन करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं हम डिपेंडेंसीज बिटवीन द टास्क, या जो एक्टिविटीज़ या टास्क एक ही बात है जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं फर्स्ट स्टेप में, उनके दरमियान जो डिफरेंट डिपेंडेंसीज़ हैं वो हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स मौजूद हैं, जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि डिपेंडेंसी ग्राफ है, नेटवर्क डायग्राम है। ये वो टेक्निक्स हैं जो आगे चल के हमने स्केजुलिंग में पढ़नी है, इसलिए मैं अभी इनकी डिटेल में नहीं जा रहा। और फाइनल स्टेप क्या होता है हमारे पास, एस्टिमेट टोटल ड्यूरेशन ऑफ द वर्क टू बी डन, द एक्चुअल स्केड्यूल। एस्टिमेट द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द वर्क टू बी डन। ये तमाम की तमाम जो आपने चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं, ऊपर आपने एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया है, उनके साइज़ को आइडेंटिफाई किया है, फिर उनकी डिपेंडेंसीज़ को डिफ़ाइन किया है, फिर उनके रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई किया, तो आखिर में हम एक एक्चुअल स्केड्यूल तैयार करते हैं। और उस एक्चुअल स्केड्यूल में बेसिकली हमारे पास तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ होती हैं, उनकी डिपेंडेंसीज़ मौजूद होती हैं, उसकी स्टार्टिंग डेट्स मौजूद होती हैं, उनकी एंडिंग डेट्स मौजूद होती हैं, और प्रोजेक्ट की टोटल ड्यूरेशन हमारे पास मौजूद होती है। और जब हम ये काम कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमने प्रोजेक्ट का स्केड्यूल बना लिया है। व्हाट अबाउट द पार्टीशनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। हम स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अपने प्रोजेक्ट्स को क्यों हम ब्रेक डाउन करते हैं, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हम अपने प्रोजेक्ट्स को, जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में क्यों डिवाइड करें। इसके हवाले से पहले भी डिस्कशन हो चुकी है, दोबारा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नॉर्मली हम अपने प्रोजेक्ट्स को इसलिए ब्रेक डाउन करते हैं ताकि उनको हम तमाम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। जो छोटे छोटे टास्क हैं हमारी टीम के अंदर, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो डिफरेंट लोग हैं, हम उन तमाम लोगों को कोई ना कोई टास्क उनको आइडेंटिफाई करने के बाद वो टास्क उनको असाइन कर सकें। फिर जब आपके पास टास्क छोटे होते हैं तो उनकी अचीवमेंट, उनको अटेन करना भी आसान होता है एज़ कम्पेयर टू द बिग टास्क। जब आप टास्क छोटे छोटे करके लोगों को दे देंगे, डिवाइड एंड कंकर का रूल लगाएंगे, तो हर बंदे के पास कोई ना कोई काम होगा, वो छोटा टास्क होगा, उसको वो कंप्लीट करना आसान हो जाता है। फिर एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि जब आप अपने प्रोजेक्ट को पार्टीशन कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा आपको फ़ायदा ये होता है कि आप हर बंदे पे आप चेक रख सकते हैं, क्योंकि आपने हर बंदे को जो असाइनमेंट दी है, जो टास्क दी है, अब आप उससे पूछ सकते हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क। तो आप इस टास्क के बारे में आपसे पूछा जाएगा, हर बंदे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। ऐसा नहीं होता कि मैं 4-5 बंदे इकट्ठे हो जाएं एक टीम के अंदर और उनको एक ही टास्क दे दूं और कहूं कि 4-5 लोग आप इसके रिस्पॉन्सिबल हैं एक टास्क पे। फिर ऐसा होगा कि 2 लोग काम करेंगे, तीसरा बंदा काम नहीं करेगा, और एट द एंड ऑफ द डे तीसरे बंदे की स्लैकनेस की वजह से अगर काम कंप्लीट नहीं होगा, तो फिर वो तमाम की तमाम जो आपकी टीम है या वो 3 लोग हैं, उन पे इल्ज़ाम आएगा कि इन लोगों ने काम नहीं किया, हालांकि काम सिर्फ एक बंदे की स्लैकनेस की वजह से वो काम या टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये कोशिश की जाती है कि हर टीम मेंबर को कोई ना कोई काम आसान किया जाए और वो सिर्फ उसी का रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर टीम ए मेंबर है, एक मेंबर को कोई काम दिया गया है, तो उसका टीम मेंबर बी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। मैं हमेशा पहले भी ये कहता रहा हूँ कि हमारा मज़हब इस्लाम है और इस्लाम में सज़ा जज़ा का कॉन्सेप्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट जो सज़ा जज़ा का है हमें अपने प्रोजेक्ट्स में भी अप्लाई करना चाहिए। और जो बंदा जिस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है उसको वो काम कंप्लीट करना चाहिए, और अगर वो काम अच्छे तरीके से कंप्लीट करेगा तो डेफिनेटली उसके लिए अप्रिसिएशंस होंगी। और ऑन द अदर साइड आइदर वे अगर वो काम कंप्लीट नहीं करेगा तो फिर डेफिनेटली पेनल्टीज़, जिस तरह मैंने सज़ा जज़ा के कॉन्सेप्ट की बात की, उसके लिए पेनल्टीज़ भी होंगी। सो यू नीड टू डिकम्पोज योर प्रोजेक्ट इनटू मैनेजेबल चंक्स। आप छोटे छोटे मैनेजेबल चंक्स में अपने प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन करते हैं, उनको लोगों में
डिवाइड करते हैं, आपके पास जो टीम होती हैं, ऑल प्रोजेक्ट्स नीड दिस स्टेप। जितने प्रोजेक्ट्स आपके पास आते हैं उन तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स में आपको ये स्टेप करना पड़ता है। डिवाइड एंड कंकर के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हम चीज़ों को डिवाइड करते हैं, उनको कंप्लीट करते हैं और इस तरह हमारे प्रोजेक्ट्स को हम फिर कंप्लीट करते हुए अपने प्रोजेक्ट में सक्सेस की तरफ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको टाइमली कंप्लीट करें। 2 मेन कॉजेज़ ऑफ प्रोजेक्ट फेलियर। हमारे पास अगर प्रोजेक्ट्स फेल होते हैं तो उसकी 2 बड़ी इंपॉर्टेंट रीजंस होती हैं। फॉरगेटिंग समथिंग क्रिटिकल, प्रोजेक्ट्स को ब्रेक डाउन करते हुए आप कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो आपको प्रोजेक्ट्स में करनी थी या कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी थी जो कि आपको लेके चलना था, आप उनको भूल गए हैं और वो एक्टिविटीज़ कंप्लीट नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट में आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स आते हैं। और सम टाइम्स जब आपके पास रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं होती और तो कस्टमर आप पे एतराज़ करता है, प्रोजेक्ट के ऊपर एतराज़ करता है और सम टाइम्स प्रोजेक्ट लेने से इनकार भी करता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ह्यूज लॉसेस होते हैं। बॉल पार्क एस्टिमेट्स बिकम टारगेट्स। देखें, बॉल पार्क एस्टिमेट्स का मतलब ये है कि ऐसे एस्टिमेट्स जो वेग एस्टिमेट्स होते हैं। मेरी ये बात हमेशा जहन में रखिएगा कि जो हमारे पास एस्टिमेट्स हैं वो ऑलरेडी हम कुछ टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे, हम एस्टिमेट्स लगाते हैं कि इस प्रोजेक्ट में हमें कितने रिसोर्सेज चाहिए होंगे, इस प्रोजेक्ट को हम कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे, इस प्रोजेक्ट की कितनी कॉस्ट होगी। देखिए स्टूडेंट्स, ये तमाम की तमाम एस्टिमेट्स होते हैं, लेकिन जब हम इन एस्टिमेट्स को लगाते हैं तो हमारे पास कुछ टेक्निक्स अवेलेबल होती हैं और उन टेक्निक्स को हम यूज़ करते हुए ये एस्टिमेट्स लगाते हैं। जिस तरह अगर हमने कॉस्ट के हवाले से बात करनी हो, रिसोर्सेज के हवाले से बात करनी हो, तो हमारे पास शायद आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 में कोकोमो पढ़ा हो, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल मौजूद है, जिसकी मदद से हम कोशिश करते हैं कि कॉस्ट के हवाले से, प्रोजेक्ट के एफ़र्ट के हवाले से, कितने लोग काम करेंगे, प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन के हवाले से बात करें। अब वो जो हमारे पास एक मेथड मौजूद है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमें दे रहा है, उसको हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो एस्टिमेट्स होंगे वो काफ़ी एक्यूरेसी की तरफ जाएंगे, काफ़ी बेहतर एस्टिमेट्स होंगे। इसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंडस्ट्री में कुछ लोग इन टेक्निक्स को यूज़ नहीं करते। कुछ बहुत सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो अपने जो पुराना एक्सपीरियंस होता है उसको यूज़ करते हुए एस्टिमेट्स लगाते हैं कि मेरे पास ये नया प्रोजेक्ट आया है, इससे मिलता जुलता प्रोजेक्ट मैंने पास्ट में किया था, या बहुत से वो प्रोजेक्ट्स निकाल चुका होता है अपने हाथ से आपका प्रोजेक्ट मैनेजर, तो वो नए प्रोजेक्ट की जो डिफरेंट एस्टिमेशंस उसने करनी होती हैं, कॉस्ट के हवाले से, उसकी रिसोर्सेज के हवाले से, उसके कितनी लाइन ऑफ कोड के हवाले से, तो वो इजीली अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए बहुत आराम से नए प्रोजेक्ट की एस्टिमेट लगा सकते हैं। अब ये भी एक अच्छा मेथड है, लेकिन इसमें जो चीज़ समझने वाली है, वो समझने वाली चीज़ है, या तो आप कोई मेथड इस्तेमाल करेंगे एस्टिमेशन के लिए, या फिर आप अपना एक्सपीरियंस इस्तेमाल करेंगे। और एक और चीज़ भी होती है कि अगर आपके पास आप मेथड इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप अपना एक्सपीरियंस इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, तो आपके पास डिफरेंट डेटाबेसेस होते हैं। अगर आपके पास एक प्रोजेक्ट आया है और उससे मिलता जुलता प्रोजेक्ट किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने किया हुआ है पहले ही, तो आप क्या करते हैं कि उनके डेटाबेस अगर वो एक्सेस दे दें तो आप देख लेते हैं कि उनके क्या टारगेट्स थे, उनके क्या, उन्होंने क्या एस्टिमेट्स वगैरह लगाए हुए थे, और फिर उनके एस्टिमेट्स को जो डेटाबेस में उन्होंने लगाए हुए थे, अगर वह डेटाबेस की एक्सेस आपको दे देते हैं, तो उन डेटाबेस में जो डिफरेंट एस्टिमेट्स कॉस्ट के वाले से, लाइन ऑफ कोड के वाले से जो उन्होंने लगाए थे, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीसरा मेथड भी है। लेकिन मेरा जो आपको बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है यहाँ पे एस्टिमेट्स के हवाले से, एस्टिमेशंस के हवाले से, कि हमारे पास मेथड्स मौजूद हैं, वो उनको इस्तेमाल करते हुए हम एस्टिमेट्स लगाते हैं। लेकिन अगर आप एस्टिमेट्स लगा रहे हैं और वो बॉल पार्क एस्टिमेट्स है कि जिसके पीछे कोई बुनियाद नहीं है। मैंने अभी आपको जो तीनों मेथड्स बताए कि आप अपना कोई कोकोमो यूज़ कर लेते हैं, या अपना एक्सपीरियंस यूज़ कर लेते हैं, या किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस इस्तेमाल करें, इसका मतलब है कि आप कोई ना कोई तरीका इस्तेमाल करते हुए एस्टिमेट्स लगा रहे हैं। लेकिन बॉल पार्क एस्टिमेट्स में आपने कोई मेथड इस्तेमाल नहीं किया, कोई एक्सपीरियंस यूज़ नहीं किया, और ना ही कोई डेटाबेस किसी का यूज़ करते हुए बस हवा में कोई चीज़ लगा दें, तो तब जब आपके पास एस्टिमेट्स आएंगे वो बहुत वेग होंगे, और वो वेग एस्टिमेट जब आपके टारगेट्स बन जाते हैं तो उसके बाद फिर डेफिनेटली जो प्रोजेक्ट है वो आपका फेलियर की तरफ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ समझ आई होगी। सो पार्टीशनिंग, हाउ डज़ पार्टीशनिंग हेल्प दिस? पार्टीशनिंग आपको इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जब आप चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हैं, छोटा छोटा कर देते हैं, हर टीम मेंबर के पास कोई ना कोई काम मौजूद होता है, तो इस पार्टीशनिंग की मदद से आपके पास चीज़ों
आपकी एस्टिमेशन आसान हो जाती है, क्योंकि छोटी एक्टिविटीज़ को उनका एस्टिमेट लगाना एज़ कम्पेयर टू द बिग एक्टिविटीज़ आसान हो जाता है। तो पार्टीशनिंग इस तरह से आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज़ द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी लंबी ज़रूर है, लेकिन इसमें कोई इतनी चीज़ ऐसी है नहीं जो आपको समझ ना आए। इसको लाइन बाय लाइन देखते हैं। व्हाट इज़ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर? बेसिकली the work breakdown structure represents a clear description of the project's deliverable and scope। जो आपके पास वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, ये आपको तमाम की तमाम वो चीज़ें बता रहा होता है जो प्रोजेक्ट के अंदर आपने डिलीवर करनी है, जो कस्टमर की डिमांड्स हैं या नीड्स हैं, जो प्रोजेक्ट का स्कोप डिफ़ाइन कर रहा है। ये दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं बात करूँ कि प्रोजेक्ट की तमाम रिक्वायरमेंट्स जो आपने एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट लेनी है, वो आपका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है। और उन रिक्वायरमेंट्स को लेने के बाद वो आप चीज़ों को नैरो डाउन करते हैं और एक्टिविटीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में द व्हाट ऑफ द प्रोजेक्ट, ये व्हाट ऑफ द प्रोजेक्ट को मैंने, अगर हम आपको याद हो, जब मैंने आपको सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें हमने बाकायदा एक व्हाट फेज़ के बारे में डिस्कस किया था, और जहाँ पे हमने देखा था कि हम कैसे रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं, और उसमें जितनी हम व्हाट इकट्ठे कर सकते हैं वो इकट्ठे करते हैं, ताकि हमें पता हो कि हमें इस प्रोजेक्ट में कस्टमर की तरफ से हमें क्या चीज़, कस्टमर को हमसे क्या चीज़ दरकार है। बेसिकली इट इज़ नॉट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्रोसेस और स्केड्यूल दैट डिफाइंस हाउ और व्हेन डिलीवरेबल्स विल बी प्रोड्यूस्ड। ये समझने वाली बात है कि अगर ये व्हाट ऑफ द प्रोजेक्ट है, तो व्हाट ऑफ द प्रोजेक्ट में हम हाउ की तरफ कभी भी नहीं जाते कि इस चीज़ को हम कैसे अचीव करने की कोशिश करेंगे, डिज़ाइन की तरफ कभी नहीं जाते, प्रोसेस कभी जिक्र नहीं करते, स्केड्यूल की तरफ नहीं जाते, क्योंकि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में या व्हाट फेज़ में हमारी पूरी की पूरी कोशिश होती है कि हम वो चीज़ें आइडेंटिफाई करें जो हमने रिक्वायरमेंट्स के तौर पे कस्टमर को डिलीवर करनी है, या ये प्रोजेक्ट क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगा। हमारा सारे का सारा फोकस उस पर होता है कि हमें इस प्रोजेक्ट में कस्टमर्स को क्या चीज़ डिलीवर करके देनी है, but rather is specially limited to describing and detailing the project's outcome or scope। हमें प्रोजेक्ट के अंदर से क्या चीज़ निकालनी है, क्या कस्टमर की डिमांड्स हैं, क्या उसकी नीड्स हैं, वो हमने निकालनी है, और वो हमने फिर एज आउटकम और या स्कोप के तौर पे काम करके वो देना है कस्टमर को। अब वो काम कैसे होगा, प्रोसेस क्या बनेगा, डिज़ाइन कैसे बनेगा, कोडिंग कैसे होगी, टेस्टिंग, ये बात की बात होती है। स्केड्यूल क्या होगा, इसका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के इन तमाम चीज़ों के साथ ताल्लुक़ नहीं है। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ व्हाट ऑफ द प्रोजेक्ट के साथ है कि प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या होगा, और प्रोजेक्ट के अंदर हम कैसे तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स को लेके आएंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें, तो हमारे पास इस टाइम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की दो टाइप्स अवेलेबल हैं। हायरार्किकल लिस्ट ऑफ वर्क्स, प्रोजेक्ट्स, वर्क एक्टिविटीज़, दो फॉर्मेट्स हैं जिनकी मदद से हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करने के बाद वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाने के काबिल होते हैं। उसके दो फॉर्मेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। जो पहला फॉर्मेट है उसको हम बोलते हैं आउटलाइन या इंटेंडेड फॉर्मेट, और दूसरा जो फॉर्मेट है वो है ग्राफिकल ट्री या ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। अच्छा, मैं इसकी डिटेल में ये क्या होते हैं मैं आपको सबसे पहले स्टूडेंट्स इनकी ज़रा शक्ल आपको दिखा देता हूँ कि ये आउटलाइन फॉर्मेट क्या होता है, जिसे हम इंटेंडेड फॉर्मेट भी बोलते हैं, और ग्राफिकल ट्री क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। इस सूरत में हम अपना वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हैं, आपके पास ये WBS की एक एग्ज़ाम्पल है। दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट एग्ज़ाम्पल, क्योंकि इस छोटी सी स्लाइड पे पूरे का पूरा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। आप देख सकते हैं कि इस जो मैंने ये आपको बताया कि दो फॉर्मेट्स है, ग्राफिकल ट्री या ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट या आउटलाइन या इंटेंडेड फॉर्मेट। जो ये पहली एग्ज़ाम्पल आपको दी हुई है, ये बेसिकली आपके पास ग्राफिकल ट्री या ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की सूरत में मौजूद है, जहाँ पे आपने एक रिटेल वेबसाइट को थ्रू वेब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आपने डिवाइड किया हुआ है, और इसी चीज़ को इंटेंडेड फॉर्मेट में इस फॉर्मेट के अंदर आपको यहाँ पे आपने इसी साइट को जो रिटेल वेबसाइट है उसको आपने इंटेंडेड फॉर्मेट में कैसे डिवाइड किया हुआ है। इसको थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ।
कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखें स्टूडेंट, सबसे पहले जो वेबसाइट है, रिटेल वेबसाइट, यहाँ पे वेबसाइट का नाम भी आ सकता है, कुछ भी जो भी प्रोजेक्ट का टाइटल है, नाम है, कुछ भी आ सकता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 0.0, दिस इज़ अ कन्वेंशन। आप यहाँ पे दिस इज़ कन्वेंशन, और कन्वेंशन आपको पता है कि हम कंप्यूटर साइंस में हमेशा हर चीज़ ज़ीरो से ही स्टार्ट करते हैं, बट दिस इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको 1.0 से स्टार्ट कर लें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन चूंकि कन्वेंशन है तो हम बेसिक कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं। 0.0 से इन्होंने स्टार्ट किया है रिटेल वेबसाइट, जहाँ पे आप किसी भी प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हैं। अब इन्होंने देखें क्या किया है, इस वेबसाइट को बनाने से पहले इन्होंने इसे 5 बड़े मॉड्यूल्स में तोड़ दिया है। सबसे पहले जो मॉड्यूल है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ होंगी, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, डिज़ाइन एनालिसिस, साइट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड प्रोडक्शन। 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 5 मेन मॉड्यूल्स इसमें आइडेंटिफाई कर दिए हैं। अब हमने क्या किया है, सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ 4.0 को ब्रेक डाउन किया है, बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, साइट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। 4.0 को ऑल्दो इसको भी हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, 2.0 को भी, 3.0 को भी और 5.0 को भी। लेकिन चूंकि मेरे पास यहाँ पे स्लाइड छोटी है तो मैंने सिर्फ 4.0 को ब्रेक डाउन किया है, और 4.0 हमारे पास था साइट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आप देख सकते हैं कि इस साइट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट 4.0 को हमने आगे 4 पार्ट्स में, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि आपने साइट की डेवलपमेंट करनी है तो डेफिनेटली इसमें HTML डिज़ाइन एंड क्रिएशन होगी, कोई बैकएंड सॉफ्टवेयर बनेगा, ग्राफिक्स एंड इंटरफेसेस बनेंगे, कंटेंट क्रिएशन बनेगी, कंटेंट क्रिएट किया जाएगा जो कि तमाम के तमाम अपने वेबसाइट के ऊपर डालना है, उसके डिफरेंट कैटलॉग्स वगैरह बनेंगे। अब आप देखें कि फ़र्दर मैंने क्या किया है कि फ़र्दर मैंने 4.2 बैकएंड सॉफ्टवेयर को फर्दर ब्रेक डाउन किया है। बैकएंड सॉफ्टवेयर में क्या होगा, पीछे डेटाबेस इंप्लीमेंटेशन होगी, मिडलवेयर डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, सबसिस्टम्स, कैटलॉग इंजीनियरिंग होगी और उसकी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होगी। यहाँ तक मैंने ब्रेक डाउन किया है। अगर आप फर्दर मज़ीद ये समझते हैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर कि आप इनमें से 4.21 या 4.22 या 4.25 तक किसी चीज़ को फर्दर ब्रेक डाउन करना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। ताकि कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि इसको इतना ब्रेक डाउन कर दिया जाए कि हर बंदे के पास कोई ना कोई काम हो। अभी मैंने सिर्फ 4.2 ब्रेक डाउन किया है, इसी तरह 4.3 भी ब्रेक डाउन हो सकती है, 4.4 भी ब्रेक डाउन हो सकता है, 4.1 भी ब्रेक डाउन हो सकता है, जबकि 1.0, 2.0, 3.0 और 5.0 ये अभी कंप्लीट ब्रेक डाउन होना है। बताने का आपको मकसद ये है कि हम चीज़ों को ब्रेक डाउन इस हद तक करते हैं कि तमाम की तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की तरफ जाएं, चीज़ें इतनी ब्रेक डाउन हो जाएं कि तमाम लोगों के पास कोई ना कोई काम मौजूद हो, और चीज़ें इस हद तक ब्रेक डाउन हो जाएं कि उनके लिए बाद में हमें स्केड्यूल बनाना आसान हो जाए, उनको अचीव करना आसान हो जाए। ऑल्दो इसमें मैंने तमाम की तमाम चीज़ें ब्रेक डाउन नहीं की हैं, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए आपको ये एग्ज़ाम्पल थी। फिर इसी एग्ज़ाम्पल को जब हम इंटेंडेड फॉर्मेट में करते हैं, ये दूसरा फॉर्मेट है। अब आपकी स्टूडेंट्स की मर्ज़ी होती है कि वो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर करते हुए या तो ये फॉर्मेट यूज़ करें जिसको हम ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट भी बोलते हैं, या फिर दूसरा जो हमारे पास इंटेंडेड फॉर्मेट है आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखें बिल्कुल ये उसी तरह है जिस तरह आप टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाते हैं ना, और टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाते हुए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक फैसिलिटी भी होती है इंडेक्सेस के अंदर, तो वहाँ से हम यूज़ करते हुए ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बिल्कुल उसी तरह जिस तरह टेबल ऑफ कंटेंट्स बनते हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं कि 0.0 से स्टार्ट किए 5 मेन इसके पोर्शंस थे। फिर हमने ब्रेक डाउन किया साइट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को, तो हमने टैब का सहारा लिया है, एक टैब दिया है HTML डिज़ाइन। अब ये डेफिनेटली 4.1 भी लगा हुआ है, टैब लगा हुआ है 4.0 के नीचे, तो जो क्लियर कट हमें ये बता रहा है कि ये HTML डिज़ाइन का ताल्लुक साइट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से है, बैकएंड सॉफ्टवेयर का ताल्लुक साइट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से है। फिर 4.21 फिर यहाँ से एक टैब का इस्तेमाल किया गया है जो क्लियर कट हमें बता रहा है कि 4.21 का ताल्लुक 4.2 से है। इस तरह हमने 4.2 को ब्रेक डाउन किया, 4.3 को, 4.4 को अगर आप ब्रेक डाउन करना चाहते हैं, ये 4.3 बता रहा है कि दिस बिलोंग्स टू 4.0, 4.4 बता रहा है कि दिस बिलोंग्स टू 4.0। अगर आप इसको फर्दर ब्रेक डाउन करना चाहते हैं तो फिर आपको 4.31 और टैब का सहारा लेते हुए आपको काम करना होगा, और इस तरह ही आप 2.0, 3.0, 1.0 और 5.0 को फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो ये 2 फॉर्मेट्स होते हैं हमारे पास। आफ्टर गेटिंग द रिक्वायरमेंट्स आप इस तरह वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का सहारा लेते हुए अपनी चीज़ों को मिनिमम लेवल तक जो कोशिश करते हैं कि ब्रेक डाउन करते हैं। मैं दोबारा आता हूँ
दो फॉर्मेट्स की तरफ। तो दो फॉर्मेट्स के बारे में आपको पता लग गया स्टूडेंट्स के हमारे पास एक आउटलाइन फॉर्मेट है विच इज़ आल्सो कॉल्ड इंटेंडेड फॉर्मेट, और दूसरा फॉर्मेट है ग्राफिकल ट्री। अच्छा, इसके बाद थोड़ी सी इसकी जो मैंने कन्वेंशंस के हवाले से बात की थी कि दिस सिस्टम बेसिकली यूजेस अ डेसिमल नंबरिंग सिस्टम। एग्जांपल के तौर पे आप देख रहे हैं 3.15। जिस तरह आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आप डेसिमल सिस्टम्स को यूज़ करते हुए नंबरिंग देते हैं, एंड ज़ीरो इज़ टिपिकली एट द टॉप लेवल, जो मैंने आपको पहले बताया। फिर हम कॉन्ट्रैक्ट WBS की बात करते हैं, जिसे CWBS भी कहते हैं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट WBS में हम जो बात कर रहे हैं वो मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। फर्स्ट 2 और 3 लेवल्स ही हम डिफ़ाइन करते हैं। इसमें ज़्यादा हम डिटेल्स में, माइन्यूट लेवल की डिटेल्स में नहीं जाते, सिर्फ 2 या 3 मैक्सिमम लेवल्स तक जाते हैं और ट्रैकिंग करते हैं। दिस इज़ कॉन्ट्रैक्ट WBS। और अगर मैं प्रोजेक्ट WBS की बात करें तो नॉर्मली इट इज़ डिफाइंड बाय योर प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड टीम मेंबर्स, और इसमें हम लोवेस्ट लेवल तक ट्रैकिंग करते हैं और कोशिश करते हैं कि जिस तरह यहाँ पे सिर्फ ये जा रहे थे 2 और 3 लेवल्स पे, बल्कि यहाँ पे हम 2-3 लेवल्स पे नहीं जाते, बल्कि जितना ज़्यादा चीज़ों को ब्रेक डाउन कर सकते हैं उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं कि जो भी टास्क हों, जो भी एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करें, उनको कोई ना कोई डिलीवरेबल्स के साथ टाई अप कर दें। टास्क को डिलीवरेबल्स के साथ टाई अप करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि हर बंदे के ऊपर जिसको वो टास्क मिला होता है, अब उसकी ये ड्यूटी है कि उसने उस टास्क के साथ जो डिलीवरेबल दे दिया गया है वो डिलीवरेबल देना है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जनाब, आपको कहा जाता है कि एक आपके टीम मेंबर को कि आपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्टडी करना है, और एग्जिस्टिंग सिस्टम स्टडी करने के बाद, अब नाउ दिस इज़ द टास्क कि एक बंदे ने एग्जिस्टिंग सिस्टम स्टडी करना है, और इसके साथ टास्क मैंने क्या टाइड अप कर दिया, टास्क मैंने टाई अप ये किया है कि उस एग्जिस्टिंग सिस्टम के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है। अब जब वो बंदे को टास्क दे दिया गया, वो डेफिनेटली एग्जिस्टिंग सिस्टम को देखेगा, और जो डिलीवरेबल उसने देना होगा वो उसने देना होगा कि इस सिस्टम की क्या प्रॉब्लम्स हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम के। तो जब तक वो डिलीवरेबल नहीं देगा उसकी जान नहीं छूटेगी। इस तरह अगर हम बड़े टास्क की बात करें तो मैं आपको कहता हूं कि दिस इज़ द ऑर्गेनाइजेशन। आप जाएं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखें कि इनको जो प्रोजेक्ट चाहिए वो प्रोजेक्ट के बारे में मुझे कंप्लीट एक रिपोर्ट तैयार करके दें, और क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या क्या उसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगी। नाउ दिस इज़ द टास्क। और डिलीवरेबल क्या होगा, जब तक उसकी SRS नहीं बन जाएगी आपकी जान नहीं छूटेगी। तो इसलिए प्रोजेक्ट WBS, जो कि नॉर्मली आपके प्रोजेक्ट मैनेजर्स और टीम मेंबर्स डिफाइन करते हैं, जिसमें आपके तमाम के तमाम जो टास्क होते हैं वो डिलीवरेबल के साथ टाई अप कर दिए जाते हैं। और इसमें लोएस्ट लेवल ट्रैकिंग होती है कि हर बंदे को लोएस्ट लेवल जितना चीज़ों को ब्रेक डाउन किया जा सकता है वो हम करने की कोशिश करते हैं। और नॉर्मली एक थोड़ी सी ये गाइडलाइन है कि किस लेवल तक ब्रेक डाउन आपने करना है किसी चीज़ को, अप टू 6 लेवल्स के 3 से 6 यूजली सच एज आप देख सकते हैं कि अगर आप ब्रेक डाउन करते हैं तो कितने लेवल्स पे जा सकते हैं। अब देखें जिस तरह मैंने यहाँ पे इस एग्ज़ाम्पल में जिस तरह 4.2 है, 4.2 को आपने ब्रेक डाउन किया है, दिस इज़ 1 लेवल। अगर आप 4.2 को आपने ब्रेक डाउन किया सिर्फ उसका ये फर्स्ट लेवल है। इसी तरह ही अगर आप 4.2 को मैक्सिमम कितने लेवल तक, वो कह रहा है जी कि 6 लेवल तक आप ब्रेक कर सकते हैं। ये अगेन दिस इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट टूल, दिस इज़ जस्ट गाइडलाइन। क्योंकि आप देखें जब एक चीज़ को आप 6 लेवल तक ब्रेक करेंगे तो वो किस हद तक ब्रेक डाउन हो चुका होगा, क्योंकि आप सिर्फ एक चीज़ को कर रहे हैं, इसके अलावा बाकी तमाम की तमाम चीज़ें भी पड़ी हुई हैं। तो वो स्ट्रक्चर का साइज़, वो इतना ज़्यादा चीज़ों को देखें ब्रेक डाउन तो करना है, साथ साथ उनको मैनेजेबल भी रखना है। तो इसलिए कुछ गाइडलाइंस को आपको अमल दरामद करना होगा कि भाई इसको 4, 5, 6 लेवल्स तक करें, उसके बाद फिर उस हद तक ब्रेक डाउन हो चुका होगा तो उसके बाद आप दूसरी चीज़ों को देखें। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखता हूं। उसके बाद कुछ और डिटेल्स हैं, WBS की टाइप्स हैं और एस्टिमेशन की डिटेल्स हैं, वो इंशाल्लाह ताला मैं अगले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा, और उसके बाद फिर हम WBS और एस्टिमेशन की चैप्टर को ख़त्म करने के काबिल हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये चीज़ें समझ आई हुई होंगी। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मैं आपके साथ दोबारा आपके खिदमत में हाज़िर होऊंगा। उस टाइम तक फ़ी अमान अल्लाह।